नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं। सरकार ने कहा कि ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध से बचाना है। लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसमें तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुलभ और समान अवसर सुनिश्चित करने का सरकार के संकल्प को दोहराया। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश के लगभग 64% लोगों को कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। और रायपुर में भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहें इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच लोकसभा में आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। उन्होंने कहा कि यह ऐप सुरक्षित है और इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23 लाख से अधिक शिकायतों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए यह प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू है। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि ये उपकर नहीं है बल्कि ये एक उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी लागू होने से पहले लगा करता था। When GST was introduced in 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अपने उत्पाद शुल्क के अधिकार छोड़ दिए और इसे जीएसटी परिषद को दे दिया ताकि परिषद क्षतिपूर्ति उपकर लगा सके। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के स्थान पर वसूला जाने वाला क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी में आने के बाद से शुरुआती वर्षों में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को दिया गया। For the initial years when they come into the GST, हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक के अंतर्गत कच्चे तंबाकू, बने हुए तंबाकू से बने उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। इस विधेयक का उद्देश्य तंबाकू से बने उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत प्रति 1000 सिगरेट पर 200 रूपए से 735 रूपए तक का उत्पाद शुल्क लगता है, जबकि इस विधेयक के तहत शुल्क प्रति 1000 सिगरेट पर 2,700 रूपए से 11,000 रूपए तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में तंबाकू से बने उत्पादों पर भी उच्च उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। जैसे चबाए जाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 100% हो जाएगा। वहीं हुक्का पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है। वहीं सिगार और सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू मिश्रण पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 325% करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक का मकसद लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाना है और उन्हें तंबाकू के सेवन के प्रति हतोत्साहित करना है। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक के बारे में सरकार चिंतित है और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के कई कदम उठा रही है। राज्यसभा में मणिपुर में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 अपनाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा में उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ कई बैठकें की गई हैं, जिसके बाद दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाने में कमी आई। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से पराली जलाए जाने में 90% की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि वन के प्रमुख क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत ने बहुत काम किया है। देश के दक्षिण भागों को जो नदियां निकलती है उसका जो फॉरेस्ट एरिया है और विशेष रूप से उस फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट निकलती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत फॉरेस्ट के अपने कोर एरिया को बचाने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का राज्य है और लगातार हम अपने फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको बचाने में कामयाब हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज लगभग 64% लोग कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इससे भारत दुनिया में लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर बल दिया। हमें लेबर को राइट भी देना है, हमें उसका कल्याण भी करना है और इसलिए हमने कई ऐसे कदम उठाए, सिर्फ कानूनों का मर्जर ही नहीं बल्कि श्रम शक्ति के सम्मान का मिशन के रूप में हमने रिफॉर्म को लेके आए। सरकार ने पिछले महीने की 21 तारीख को नई श्रम संहिताएं लागू की, जिससे पूरे भारत में श्रमिकों की आजीविका को स्थिरता प्रदान होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि नए सुधार बीड़ी और सिगार बनाने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। नए श्रमिक सुधार के अंतर्गत सरकार अब बीड़ी और सिगार श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान कर रही है, जिससे अब उन्हें वेतन संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और कार्यस्थल सुरक्षा उपायों की मदद मिलेगी। साथ ही सरकार ने नए सुधारों के तहत अब सामान्य कार्य दिवसों को 8 घंटे निर्धारित कर दिया है, जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा को 48 घंटे कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा एक कर्मचारी के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए भोजन, कपड़े आदि के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। साथ ही नियोक्ताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सामान्य कार्य घंटों के अतिरिक्त कराए गए किसी भी कार्य के लिए कर्मचारियों को उनकी सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान करे। नए प्रावधानों ने बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया है, जिससे उन्हें अधिक मजबूत सुरक्षा और बेहतर कार्यस्थल सुरक्षा उपाय मिलेंगे। आदित्य प्रताप के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुगम्यता और समान अवसर सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगजनों ने अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने बताया कि श्री मोदी ने बैठक में पश्चिम बंगाल के पार्टी सांसदों से राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पश्चिम बंगाल के सांसदों का मीटिंग हुआ है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका कुशल मंगल पूछा। बोला कि उन्होंने कि आप लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में लड़ना है और जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ ऐसे ही हमें लड़ना है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस सरकार को हम हटाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। इस अभियान में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीजापुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, कोबरा तथा सीआरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज सुबह से रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। इस मुठभेड़ में बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक प्रधान आरक्षक, एक आरक्षक और एक जवान शहीद हो गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
सरकार ने उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि इजरायल ने भारतीय सेना के साथ सैन्य अभ्यास की योजना रद्द कर दी है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह वीडियो फर्जी है और पाकिस्तानी प्रचार करने वालों के अकाउंट से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं में विश्वास को धूमिल करना था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। ये केंद्रीय बैंक की नवीनतम नीति समीक्षा की शुरुआत है। अगले 2 दिन तक चलने वाली बैठक में मौद्रिक चर्चाओं के परिणामों की घोषणा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को करेंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश में युवाओं को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सोचना चाहिए। श्री दुबे ने नई दिल्ली में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2025 में ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान निर्माण में योगदान और उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आकाशवाणी हर वर्ष इस व्याख्यान का आयोजन करता है। इसका प्रसारण आज रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 3 विकेट पर 261 रन बना लिए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 और विराट कोहली ने 102 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो रही है। शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी है। राज्य के स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों सहित सभी पात्र ग्राम परिषद इस राशि का उपयोग कर सकेंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं के लिए इस असंबद्ध अनुदान का उपयोग किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के फैसले को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि 9 साल की सेवा के बाद शिक्षकों को नौकरी से हटाने से उनके परिवार प्रभावित होंगे। न्यायमूर्ति गांगुली ने 2023 में भर्ती प्रक्रिया में कथित हेराफेरी के आरोप में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं। सरकार ने कहा यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध से बचाना है। लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसमें तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुलभ और समान अवसर सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प दोहराया। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा देश के लगभग 64% लोगों को कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।